हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, तो ये क्वेश्चन सीरीज उन दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1 है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, तापमान का या विद्युत धारा का? तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष में हम वर्ष देखते हैं तो हम सोचते हैं समय का मात्रक होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं, या आप कहो 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बेसिकली होता क्या है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की गई होती है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होती है, या आप कहें 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। वैसे इन इकाइयों का प्रयोग आकाश में तारों की दूरी मापने के लिए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी मापने के लिए आदि के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अदिश राशि बताइए। वेग, विस्थापन, बल, चाल। तो इसमें से चाल आपकी अदिश राशि है। देखिए फ्रेंड्स, अदिश राशि होती क्या है? वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। अर्थात ऐसी राशि जिनके लिए केवल अंक की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें बिंदु ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, हमने ये नहीं बताया कि किस दिशा में है, तो ये आपकी अदिश राशि होगी। यहाँ पे हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हुई। और वे राशि जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। आपके अदिश राशियों के अन्य उदाहरण हो गए हैं दूरी, समय। समय जब हम कहते हैं किसी काम को करने में हमें 1 घंटा लगा, तो हम ये नहीं बताते, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती कि इतनी दिशा लगी, ये सब हमें नहीं चाहिए होता। जबकि सदिश राशि में होता क्या है, हम कहें कि हमने किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया, तो बल के साथ हमें दिशा बतानी पड़ती है कि बल किस दिशा में लगाया, तो बल आपकी सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान ऋणात्मक हो सकता है? समय का, दूरी का, त्वरण का, आयतन का। देखिए फ्रेंड्स, समय का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। हम कभी नहीं कहते कि उस काम को करने में हमें -2 घंटे लगे। ना ही दूरी कभी माइनस की होती है कि हम वहाँ से वहाँ तक -10 किलोमीटर दूरी तय करके गए। ना ही आपका आयतन माइनस का होता है। हम कभी नहीं कहते कि इस बर्तन में -20 लीटर पानी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, त्वरण। त्वरण का मान ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। जब कोई
आप मोटरसाइकिल मान लीजिए, आप कोई वाहन मान लीजिए किसी गति से चल रहा है, तो उसकी गति में जो परिवर्तन होता है उसे ही त्वरण कहते हैं। जब ये बढ़ता है तो प्लस में होता है, जब ये घटता है तो ये माइनस में होता है। और त्वरण के ऋणात्मक होने की क्रिया को मंदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति के नियम उसकी कौन सी किताब में हैं? तो न्यूटन के गति के नियम उसकी किताब प्रिंसिपिया में है। न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया है। गति के जो हम 3 नियम पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखे थे सन 1687 में। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संवेग का मात्रक बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर आप संवेग का मात्रक निकालना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए प्रश्न 7वां। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है 40, -40, 30, -30। फ्रेंड्स, तापमान के कई मापक होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस अंकीय मान पर समान हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री पर दोनों तापमान सेम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिलेशन है आपके लिए, सेल्सियस, रोमर तथा केल्विन पैमाने में संबंध। C माइनस के 0/100 बराबर F माइनस के 32/180, R माइनस के 0/80 बराबर K माइनस के 273/100। कभी भी आपको सेल्सियस में वैल्यू दी गई है और आपको फ़ारेनहाइट में निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको चारों वैल्यू को, चारों जो मापक हैं उनसे एक दूसरे में इंटरचेंज करने में मदद करेगा। तापमान के बेसिकली 4 मात्रक होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। और ये जो आपके टेबल दी है आप इसमें देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। सेल्सियस पैमाने में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 होता है। रोमर में 0 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 80 होता है। केल्विन में 273 और 373 होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो वो स्थिर रहेगा, जल का जो स्तर है वो स्थिर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। नोट, वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर कम हो जाता है, या 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है फिर बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है फिर बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले कम होता है, फिर उसके बाद बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन जो है वो न्यूनतम होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले उसका आयतन कम होता है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 11, जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कम हो जाता है। जब बर्फ को नमक में मिलाया जाता है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। बेसिकली गलनांक होता क्या है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने की स्थिति को उसका गलनांक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, केल्विन। एसआई सिस्टम है क्या, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को ही हम एसआई सिस्टम कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको एक परमाणु का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो है ये आपका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन है जो आपकी बाहर की कक्षाओं में, ये जो आपकी कक्षाएं हैं इनमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश होता है। फ्रेंड्स, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है और प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है फ्रेंड्स वो 1.6 गुणा 10⁻⁻27 kg होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अक्रिय गैस का अणु भार सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से जीनोन जो आपकी गैस होती है उसका अणु भार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीनोन का परमाणु क्रमांक 54 है और परमाणु भार 131 है। अक्रिय गैस होती क्या है, अक्रिय गैस वे गैस होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में नॉर्मली भाग नहीं लेती हैं। ये जो आपकी सभी हैं ये आपकी अक्रिय गैस हैं, क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन और जीनोन। ये जो हैं बेसिकली रासायनिक अभिक्रियाओं में आसानी से भाग नहीं लेती हैं और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस या आजकल उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किसी भी यौगिक में तत्व मिले होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप जल ले लीजिए। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनता है। जल के निर्माण के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जल का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के आपके 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो यौगिक जो है उसमें आपके तत्व एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं।
जबकि मिश्रण जो आपका होता है उसमें तत्व एक निश्चित मात्रा में नहीं मिले होते, कोई तत्व ज़्यादा मात्रा में होता है, कोई कम भी हो सकता है। आपके यौगिक के विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे H2 हो गया, H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, ये सब आपके यौगिक होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? जैसे आपका वायु हो गया जो आपका मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में द्विपरमाणुक अणु है, तो निम्नलिखित में से ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक अणु है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है जो विभाजित नहीं हो सकता। ये आपका परमाणु है, जबकि ये जो थ्योरी है डाल्टन की वो आगे गलत साबित हुई, जबकि परमाणु को 3 अन्य भागों में बांटा जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समभारिक क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न रासायनिक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक तत्व जिनका परमाणु भार जो होता है वो सेम होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उन्हें समभारिक कहते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए ऑर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम। ये जो तीनों तत्व हैं आर्गन, Ar आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है, जबकि इनके जो परमाणु क्रमांक है वो क्रमशः 18, 19, 20 होते हैं। तो समभारिक क्या होते हैं? जिनमें भार मतलब परमाणु भार सेम हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समस्थानिक क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, उसमें था समभारिक में अलग अलग तत्व होते हैं, जबकि समस्थानिक में एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। आप उदाहरण के तौर पर समझिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। फ्रेंड्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम का परमाणु भार 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। ये आपके सामने इनके परमाणु भार लिखे हुए हैं। ये आपका प्रोटियम है 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। इनके परमाणु क्रमांक सेम है 1, 1, 1, जबकि परमाणु भार अलग अलग हैं 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों के परमाणुओं को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो सेम होती है और प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, वो आपके समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। ये जो आपके बाहर हैं कक्षाओं पर चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन पर माइनस का साइन
होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत था वो आपका डाल्टन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि डाल्टन की ये थ्योरी आगे चलकर गलत साबित हुई, क्योंकि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं 24 क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तथा द्रव्यमान संख्या 36 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? फ्रेंड, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है आपका एटॉमिक मास। फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के। तो आपका एटॉमिक मास 36 दिया है, एटॉमिक नंबर 17, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो 36 में से माइनस करके, तो ये आपका 19 आ जाएगा। एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन को प्लस करके आता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो आपके पी होता है, जो आपका पी होता है, पी वो आपका परमाणु क्रमांक ही होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर एन तीनों बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। इस क्वेश्चन का आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है, आपको जो दिख रहा है, ये पीले पीले जो है आपको प्रोटॉन है और ग्रीन कलर वाले न्यूट्रॉन है। तो जो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको प्लस करके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके द्रव्यमान संख्या आती है, जिसे आप परमाणु भार भी बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलती हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।